सभी को नमस्ते, हाय, हेलो। तो आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अपनी पहले वीडियो में रोलैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ाया था। अभी कैसे कैसे रोलैक्ट एक्ट एक कानून बना अंग्रेजों के द्वारा और कैसे कैसे भारतीयों ने उसका विरोध किया था। तो आप इस सारी वीडियो देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लेना। तो इसी के साथ ही आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। ये घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। तो रोलैक्ट एक्ट एक कानून पास किया था जो किसकी अध्यक्षता में बना था? सर सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में एक कानून बना था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रोलैक्ट एक्ट। जिसका क्या नाम रखा गया? रोलैक्ट एक्ट। इस जो सिडनी की अध्यक्षता में जो कानून बना इसमें क्या बोला गया इन के अधिकारियों को कि भाई आप देखो कहाँ का क्रांतिकारी षड्यंत्र रच रहे हैं, कहाँ का क्रांतिकारी मतलब कोई भी घटना करने को अंजाम दे रहे हैं। तो उसका पहले से ही पता लगाने के लिए ही इनको बोला गया था। परंतु क्या हो जाता है कि रोलैक्ट एक्ट में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें एक कानून पास कर दिया था, भारत रक्षा अधिनियम। उसके तहत कोई भी क्रांतिकारी दल कार्य नहीं कर रहा था। परंतु जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो क्रांतिकारी फिर अपना रूप धारण कर लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो कानून लाया गया था वो था रोलैक्ट एक्ट। और इसका विरोध करने के लिए ही हमारे यहाँ कौन सा क्या बना था? रोलैक्ट सत्याग्रह या रोलैक्ट आंदोलन। जो इसका क्या किया था? इन्होंने विरोध किया था। जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति होती थी? एक जली नाम का आदमी होता था, उसकी संपत्ति होती थी। ये कोई उबड़ खाबड़ सी जमीन थी। और जैसे कि एक ये है, ये एक बाग है। बाग के सिर्फ दो तीन जगह ही गेट थे, परंतु जो मेन एक ही गेट था और बहुत ही इतना चौड़ा रास्ता नहीं था। और इसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, क्योंकि ये बाग थी, जो जमीन थी, इसके साइड में क्या हो गया था? घर वगैरह जो रहने के घर थे वो क्या थे? बने हुए थे। एक रास्ता था, उसी से ही क्या होते थे? आदमी आते जाते थे इस बाग में। मतलब बहुत बड़े एरिया में ये क्या था? एक बाग था, एक मतलब जमीन थी, खाली पड़ी थी। आंदोलन पंजाब में तीव्रतम था। पंजाब में क्यों था? क्योंकि मैंने बताया था कि जो उनके जो प्रसिद्ध नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इन सत्यपाल को इनको क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। तो इनको क्योंकि ये रोलैक्ट जो सत्याग्रह था इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे? रोलैक्ट एक्ट के विरोध में क्या करते थे? नेतृत्व कर रहे थे। तो इन दोनों को क्या कर लिया था? इन दोनों को क्या कर लिया था? अरेस्ट कर लिया था अंग्रेजों ने। 4 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पंजाब में प्रतिबंधित गांधी जी को बोल दिया कि भाई आपको पंजाब में आना आपके लिए बैन है। तो गांधी जी को वहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया था। गांधी की एंट्री क्या कर दी थी? बंद कर दी थी। 6 अप्रैल 1919 गांधी जी ने साबरमती आश्रम में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। देखो 4 अप्रैल ने तो ये हो गया। इन्होंने कहा कि भाई 6 अप्रैल 1919 को इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना कर दी। सत्याग्रह सभा वो थी जो आदमी सत्याग्रह के मार्ग पे चलते हैं उन आदमियों को इकट्ठा करना। और हर एक आदमी मतलब हर एक इंसान तक, हर एक युवा, हर एक बच्चे, हर एक बूढ़े तक सत्याग्रह के बारे में जानकारी देने के लिए इस सभा का क्या किया गया था? स्थापना की गई थी। हड़ताल की अपील। गांधी जी ने किसकी अपील की? हड़ताल की। उन्होंने कहा कि हम रोलैक्ट सत्याग्रह के उसमें हम हड़ताल की अपील करते हैं। तो 7 अप्रैल 1919 को सत्याग्रही साप्ताहिक अखबार, ये पेपर में आ जाता है। जो सत्याग्रही साप्ताहिक अखबार था ये कब निकला था? ये निकला था 7 अप्रैल 1919 को। इसमें मतलब जो रोलैक्ट एक्ट के विरोध में जो क्रांतिकारी या फिर जो नरम दल गरम दल वाले नेता काम कर रहे थे या फिर जो भी कोई था उन सब के बारे में क्या किया जाता था? लिखा जाता था। और जो हमारा सत्य की राह पर चलने के लिए आकर्षण किया जाता था। जो अहिंसावादी हो, जो हिंसा नहीं करते हो, उनके लिए ये अखबार निकाला गया था। पलवल से गांधी जी 9 अप्रैल 1919 को पलवल से गांधी जी को गिरफ्तार। गांधी, ये पलवल कहाँ है? ये हमारा हरियाणा में है। ये यहाँ से क्या होते हैं? फर्स्ट टाइम गिरफ्तार होते हैं। परंतु गांधी जी गिरफ्तार नहीं होते हैं। ये क्या होता है कि ये पंजाब जा रहे होते हैं। तो
रास्ते में ही मुंबई से जो ट्रेन आती है, मुंबई से जैसे ये ट्रेन आती है और ये है हमारा हरियाणा। जैसे ही मुंबई से ट्रेन आती है और ये ट्रेन आगे के लिए जाती है, तो जब यहाँ रुकती है तो यहीं गांधी जी को क्या कर लिया जाता है, उतार लिया जाता है और उनको बोल दिया जाता है भी गांधी जी आप आगे नहीं जा सकते, आपको प्रतिबंधित किया गया है 4 अप्रैल को। तो इनको जो ट्रेन वापस जो मुंबई मुंबई वापस जाने वाली थी, इस ट्रेन में बैठा के क्या कर दिया जाता था, वापस बैठा दिया गया था। वहाँ गिरफ्तारी सिर्फ नाम मात्र की गिरफ्तारी थी, ये प्रॉपर जैसे जेल वगैरह में डाल के ऐसे गिरफ्तारी नहीं हुई थी। सिर्फ उनको जो ट्रेन आ रही थी उसमें से उतार के और दूसरी ट्रेन में बैठा के वापस कहाँ भेज दिया जाता है, मुंबई भेज दिया जाता है। 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर धर्मशाला नामक स्थान पर भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया था? धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में की राजधानी। कश्मीर आवास की तरफ बढ़ती भीड़ पर हॉलगेट पुल पर गोलीबारी हुई। अब देखो जो डॉक्टर सत्यपाल किचलू है और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल है, इनको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। किसने? अंग्रेजी सरकार ने। अंग्रेजों ने क्या कर लिया, रोलैक्ट एक्ट के तहत इसको क्या कर लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया कि भी ये है ना क्रांतिकारी बातें करते हैं, अहिंसावादी हैं ये, हिंसक प्रकार के हैं। तो इनको क्या कर दिया, इनको अरेस्ट कर लिया। इनको अरेस्ट करने के बाद अपने जो प्रसिद्ध नेता थे, इनको छुड़ाने के लिए भीड़ कहाँ चली जाती है, कमिश्नर आवास पर चली जाती है। तो जैसे ही भीड़ कमिश्नर के घर के चारों तरफ बढ़ती है और वहाँ एक होलगेट पुल होता है, वहाँ पे भीड़ हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो जो कमिश्नर साहब है उनसे मिलने तो आते नहीं है और उन पे क्या करवा देते हैं, गोलीबारी चलवा देते हैं। तो इस घटना से बहुत सारे हिंदू क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं वहाँ पे। मतलब हिंदुओं की जो संख्या है मरने वालों की वहाँ भी ठीक मतलब ऐसे हो जाता है, 40-50 हिंदू क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो आंदोलनकारी थे वो हो जाते हैं। इस घटना को देखकर जो आंदोलन है वो उग्र रूप धारण कर लेता, मतलब और ज़्यादा भड़क जाता है। क्योंकि अगर मान लो वो नेतृत्व कर रहे थे तो उनको बाहर आके वो समझा देते तो शायद इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। आंदोलन और भी उग्र रूप धारण कर लेता। जगह जगह हिंदू हिंदू थे जो वो अंग्रेजों को मार रहे थे और जो भी कोई दिखता उन्हीं के ऊपर बम बम ब्लास्ट करना या कोई भी मतलब ऐसी घटनाएं हो गई थी। प्रतिक्रिया स्वरूप कोई अंग्रेजों पर हमला, कुछ महिलाएं भी चोटली हुई। देखो ये महिलाएं एक लेडीज होती है, वो एक स्कूल चलाती है, मतलब छोटा मोटा स्कूल था उसका। ये अंग्रेज महिला थी और वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो उनको पता चल गया भी क्रांतिकारियों ने आंदोलन कर दिया, तो वो अपने स्कूल को बंद करने के लिए चले गए कि भी कहीं कोई मतलब स्कूल में आग वगैरह नहीं लगा दे। तो जो हिंदू होते हैं, हिंदू जो क्रांतिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, इस महिला को मतलब इसको मारते हैं, चोट मार देते हैं इसको और मतलब इसके कपड़े वगैरह भी फाड़ देते हैं। तो इससे मतलब क्या होता है, और भी ज़्यादा अंग्रेज और भड़क जाते हैं कि भी हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। उस टाइम पे देखो को किसी भी महिला के साथ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, अगर ये अत्याचार किया था तो ये भाई हम इसकी भी निंदा करते हैं कि भी हिंदुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था। परंतु वही है, उस टाइम पे सबके अंदर जो एक तरह से उनके प्रति कठोर व्यवहार, अंग्रेजों के प्रति जो नाराजगी थी, उनके प्रति जो उनकी भावना थी वो क्या थी, बहुत ही उग्र हो चुकी थी। तो इसको देखते हुए 11 अप्रैल 1919 को पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। पंजाब में मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री फोर्स का ही यहाँ पे काम होगा, बाकी और किसी का नहीं होगा। ये क्या हो जाता है, मार्शल लॉ लागू हो जाता है। उस समय जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखो याद रखना, लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग है और सेना का जनरल अलग है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते थे? माइकल ओडायर। कौन होते थे? माइकल ओडायर, जिसने मार्शल लॉ लगाया था। किसने लगाया था पंजाब में? तो ये लगाया था माइकल ओडायर ने। और सेना का जनरल कौन होता है? जनरल आर डायर। दोनों का नाम सेम है, ये माइकल ओडायर है, जनरल आर डायर। पंजाब इसी के वाले, इसी को पंजाब किसके हवाले था? जनरल आर डायर के। परंतु जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था? माइकल ओडायर। और पंजाब में मार्शल लॉ किसने लागू किया था? तो ये किया था माइकल ओडायर ने। परंतु क्या किया इन्होंने, मार्शल लॉ तो लगा दिया, कहीं कहीं भी किसी को नहीं बताया कि भाई यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है।
सिर्फ वो किताबी भाषा में और उन अंग्रेजों के बीच या कुछ पढ़े लिखे जो भारतीय होते थे उन्हीं के बीच में ही पता था कि भी यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है पंजाब में। बाकी किसी जैसे आजकल तो सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह मतलब 1 मिनट में बात पहुंच जाती है कि भी यहाँ पे ये कानून लग गया है। जैसे अब कोरोना में लॉकडाउन लगा था तो सबको तभी पता चल गया था कि हाँ भाई लॉकडाउन लग गया, फिर भी देखो कितनी ज़्यादा संख्या में लोग परेशान हुए थे पीछे। तो ऐसे ही उस टाइम पे तो इतना हमारा सोशल मीडिया यूज भी नहीं होता था, तो उन्होंने क्या किया एकदम से मार्शल लॉ लगा दिया। और मार्शल लॉ लगाने के बाद मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि भाई यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है और यहाँ मतलब आना जाना प्रतिबंधित है। जनसभा पर रोक लगा दी। अब जनसभा पर रोक तो लगा दी, किसी को पता तो नहीं कि जनसभा पर रोक लगी हुई है, वो सिर्फ उन्हीं चंद आदमियों को ही पता होता था, अंग्रेजों को या कुछ भारतीयों को जो मतलब बड़े बड़े अधिकारी होते थे कि भी मार्शल लॉ लगा हुआ है। 12 अप्रैल 1919 को हिंदू सभा स्कूल में हंसराज ने मीटिंग की। इन्होंने क्या की, एक मीटिंग की 12 अप्रैल 1919 को कन्हैयालाल की अध्यक्षता में। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जनसभा होगी। इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो कन्हैया ये है मीटिंग में, तो इन्होंने कहा कि भाई जो मीटिंग होगी उसके जो अध्यक्षता होगी, वो अध्यक्ष होंगे, वो कौन होंगे, वो होंगे कन्हैयालाल। कौन होंगे, वो कन्हैयालाल। पर बाद में कन्हैयालाल क्या कर लेते हैं, अपना नाम वापिस ले लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी पर्व। 13 अप्रैल अगले दिन की बात है कि भाई उस दिन क्या होता है, वैसाखी का त्यौहार होता है। वैसाखी के त्यौहार पर वहाँ पे क्या लगता है, एक पशु मेला लगता है और मतलब बहुत सारे आदमी जो पंजाब से, हरियाणा से, मतलब हर जगह से वहाँ पशु खरीदने बेचने, या फिर वैसाखी का पर्व होता है तो वहाँ जो पंजाब में बहुत ही ज़्यादा फेमस त्यौहार होता है, तो उस मेले में मतलब लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। घूमने फिरने के लिए आ रहे थे तो मतलब उस टाइम पे वहाँ भीड़ हो गई थी मेले में। तो अंग्रेजों ने वहाँ से लोगों को भगा दिया था कि भाई चलो हट जाओ यहाँ से, ये खाली करो, यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो लोगों ने मतलब घूम फिर के थक हार के ऐसे वो उन्होंने अब कहाँ जाते इतनी उसमें, तो वो लोग उन्होंने खाली जगह देखी तो सब ऐसे भीड़ देख के ऐसे उसमें जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते रहे। वहाँ पे बच्चे भी, बूढ़े भी, मतलब सभी कैटेगरी के आदमी वहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि वहाँ मेला था और साथ में वैसाखी का पर्व था। तो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं जलियांवाला बाग में, जाते 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 बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ हो जाती है। तो ऐसे ही एक आदमी क्या कर देता है, मुखबरी कर देता है अंग्रेजों को कि भाई वहाँ पे क्या हो गया है, बहुत सारे आदमी क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और ऐसे ऐसे आप लोग वहाँ पे जाके कुछ भी कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं, इसका फ़ायदा डायर उठाता है, जो कि क्या कर अब देखना वो कैसे मतलब लोगों को वो करेगा। जलियांवाला बाग जनसंख्या अब 20,000 लोग एकत्रित हुए, अंसराज संबोधित कर रहे थे। देखो जब भीड़ इकट्ठी हो रही थी तो वहाँ किसी को नहीं पता था कि यहाँ मतलब कोई यहाँ पे कोई जनसभा हो रही है, अपने जो नेता हैं उनको छुड़ाने के लिए। कुछ लोग तो आए हुए थे जो जनसभा के लिए थे, परंतु बहुत सारे आदमी ऐसे थे जो सिर्फ वैसाखी का पर्व या पशु मेला देख के वहाँ सिर्फ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आए हुए थे। तो वहाँ पे भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई थी। अब कोई पहले हम भी सोचते थे कि भी जैसे वहाँ पे छोटे बच्चों को लेके जाने की क्या ज़रूरत थी, परंतु अभी ये समझ में आया कि वहाँ छोटे बच्चों को लेके क्यों गए थे, क्योंकि वो बच्चे जनसभा में भाग लेने के लिए नहीं गए थे, वो बच्चे इसलिए गए थे, वो छोटे बच्चे, वे बूढ़े, वे सब वो सिर्फ मेला देखने के लिए गए थे। पहले मनोरंजन का साधन एक ही होता था कि भाई पहले मनोरंजन का साधन साधन यही होते थे कि भी मेला देखाए, कोई पर्व है, कोई त्यौहार है उस पे, तो ऐसे ही इकट्ठे होते थे। इसलिए वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, जवान भी, महिलाएं भी क्या हो गई थी, एकत्रित हो गई थी। और दूसरी तरफ वहीं थोड़ी सी जगह में ही वहाँ पे क्या कर रहे थे लोग, जो अपने नेता हैं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छुड़ाने के लिए जनसभा कर रहे थे। और वहाँ पे कौन सा लॉ लगा हुआ था, मार्शल लॉ लगा हुआ था। अपने नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में अपने क्या कर रहे थे, वो संबोधन कर रहे थे भी कैसे कैसे हमें क्रांतिकारी वो करना है, कैसे हमें अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए प्रयास करने हैं। जनरल आर डायर ने गोलीबारी की, प्लस 50 सैनिक बिना चेतावनी दिए गोलीबारी की। मतलब जनरल क्या होता है, जैसे ही जनरल आर डायर को ये
पता चलता है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो वो क्या करता है, वो अपनी सेना को लेके आता है और साथ में मशीन गन और 50 सैनिक, और मतलब वहाँ पे आते ही अंधाधुंध क्या कर देता है, गोलीबारी स्टार्ट कर देता है। क्या होता है कि मान लो जैसे ये एक बाग है, बाग की तरफ मान लो ये एक रास्ता है, और इसी रास्ते से ही आने जाने का रास्ता, छोटे छोटे और रास्ते भी थे परंतु ये बंद थे, और बहुत ऊंची ऊंची क्या थी, इसके चारों तरफ दीवारें थी, मतलब बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी जहां से आदमी कूद के भी नहीं जा सकता था, और सिर्फ एक ही रास्ता था। जैसे ही जनरल डायर आया, मान लो इस गड़ी से जनरल डायर आता है, आने के बाद इसकी जो मशीन गन है, वो तो शुक्र है इसकी मशीन गन इससे आगे ही नहीं जाने पाई, क्योंकि जो ये मशीन गन लेके आया था, जो वो तोप लेके आया था, वो इतनी बड़ी नहीं थी कि वो इस ये जो जलियांवाला बाग था, इसकी जो गेट था वो बिल्कुल बहुत ही छोटा था, इसकी वजह से उसकी मशीन गन यहाँ तक ही रह गई। जैसे ही ये आया, आते ही इन्होंने बोला कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, आप लोगों ने कानून का उल्लंघन किया, ऐसे कहते ही, और इन लोगों को सिर्फ 3 मिनट का रास्ता दिया, 3 मिनट का इनको टाइम दिया कि आप यहाँ से भीड़ को तितर बितर करो। तो 3 मिनट में तो किसी को पता भी नहीं चला था कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया। परंतु क्या होता है, अब मान लो अंग्रेजों ने क्या गलती की, अंग्रेजों ने, अगर मान लो मार्शल लॉ लगा हुआ था, यहाँ पे अंग्रेज, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे, यहाँ भी पुलिस वाले खड़े हुए थे, जगह जगह पुलिस वाले खड़े थे, जब यहाँ इतनी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तब इन लोगों को दिख नहीं रहा था कि भी यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है। परंतु नहीं, इनकी एक मतलब प्री प्लान था कि अगर ऐसे ही यहाँ लोग इकट्ठे होंगे तो हम इन पे गोलीबारी करेंगे। जैसे ही जनरल डायर, मान लो ये बाग था, और बाग के यहाँ पे ये रास्ता था, और यहाँ से आता है कौन, जनरल आर डायर, और यहाँ मशीन गन लगा देता है, और साथ में इसके 50 सैनिक होते हैं जो गोली मतलब बंदूक लगे के खड़े होते हैं। और ये क्या करते हैं, आते ही सिर्फ 3 मिनट का टाइम देते ही गोलियां स्टार्ट कर देते हैं चलाना। अंधाधुंध गोलियां चलती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एकदम से कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, ऐसे। तो जो ये अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, इसमें क्या होता है, ये 1650 राउंड फायर करते हैं, 1650 राउंड फायर करेंगे, मतलब अंधाधुंध गोलियां, एक किसी को लगे, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई जवान, किसी को भी लगे। परंतु इधर ही एक एक लड़का होता है जिसका नाम होता है उधम सिंह। उधम सिंह क्या कर रहा होता है यहाँ पे जो मेले में, मान लो मेला देख के जो आदमी आए हुए थे वो बैठे विश्राम कर रहे थे, तो जो उधम सिंह है वो उनको क्या कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। किनको, जो मान लो ये बगीचा है, बगीचे में जो आदमी बैठे हुए हैं, इनको पानी, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, तो यहाँ इनको पानी पिला रहे थे कौन, उधम सिंह। और वो देख के एकदम से सतबुद हो जाते हैं कि भाई जैसे ही आते हैं अंग्रेज, जाते ही गोलीबारी चल करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे इसमें एक बगीचे में एक क्या होता है, बगीचे में एक होता है कुआं होता है। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या करते हैं कि कुएं में कूद जाते हैं, ऐसे बहुत सारा आदमी कुएं में कूद जाते हैं। परंतु कुएं में आदमी मतलब एक साथ इतने ऊपर नीचे ऐसे गिरेंगे तो क्या हो जाता है, उनकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। वहां पे ऐसा भी सीन था कि भाई बहुत सारे आदमी, जैसे कोई एक आदमी मरा हुआ है, तो वो जो जिनकी थोड़ी बहुत सांसें चल रही थी, वो उस मरे हुए आदमी के नीचे छुप के, मतलब उसको अपने ऊपर गिरा रहा था, और वो खुद उसके नीचे लेटा हुआ था। ऐसी भी कंडीशन बता रहे हैं कि ऐसी भी कंडीशन थी। और जो वहाँ की दीवारें थी, आज भी जाके जलियांवाला बाग में जाके आज भी देखोगे तो वहाँ आज भी गोलियों के निशान है कि भाई इस दीवार पे कितनी राउंड फायरिंग हुई थी, इस दीवार पे कितनी राउंड फायरिंग हुई थी। इन सब की जानकारी अभी भी आप जलियांवाला बाग जाके देख सकते हो। ऐसी घटनाएं, मतलब छोटे एक मतलब 3 महीने का बच्चा भी बोल रहे हैं कि 3 महीने का बच्चा भी उसमें मारा गया था। ये सारी घटना देख कौन रहा था, ये सारी घटना देख रहे थे हमारे उधम सिंह। कौन देख रहे थे, उधम सिंह। उसमें ये नहीं कि भी सब मारे गए, बहुत सारे आदमी मारे गए, कुछ घायल हो गए और कुछ बच गए। तो इस में उधम सिंह भी इन सारी घटनाओं को देख रहा था, और किसको देख रहा था, ये देख रहा था
जनरल डायर को। जनरल डायर के लिए इसकी आंखों में मतलब एक गुस्से की आग या कुछ भी बोलो, मतलब इतना जोश, इतना जुनून, इतना गुस्सा था किसके लिए, जनरल डायर के, क्योंकि उसने अपने परिवार, अपना पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपना धर्म वहाँ पे तबाह होते हुए किसने देखा था, उधम सिंह ने। तो इससे भी बुरी हालत क्या होती है, इससे मान लो जब ये जैसे जनरल डायर आता है और ये मशीन गन, जितने मरे मरे मर गए। फिर यहाँ पे जैसे वो चला जाता, जाने के बाद फिर रात को 8 बजे के करीब क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर्फ्यू लगा देते हैं, मतलब आना जाना बंद। अब देखो, जो मान लो जहाँ पे उसमें मेले में आए हुए थे दूर दूर से लोग, तो इनके जो या रिश्तेदार हैं या फिर घर वाले हैं, इनको पता चला भाई वहाँ पे ऐसे गोलीबारी हो गई, अगर ये मान लो कोई घायल पड़ा था वो बच सकता था। परंतु इन्होंने जैसे ही 8 बजे कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू लगाने के बाद बोल दिया कि इस शहर में कोई भी मतलब ना तो आएगा ना यहाँ से जाएगा। जो मान लो जलियांवाला बाग में जो आदमी मरे पड़े थे वो तो मरे ही गए थे, परंतु जो घायल थे, घायलों को बचाया जा सकता था, परंतु इन्होंने क्या कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगाने की वजह से जो मतलब जिनको पता चला भी हमारा हमारा कोई परिवार वाला है, हमारा कोई रिश्तेदार है वहाँ पे मारा गया या घायल पड़ा, वो उसको संभालते तो बहुत सारे आदमी बच सकते थे, परंतु जैसे ही कर्फ्यू लगा वहाँ पे लोग बिल्कुल तड़प तड़प के मरे हैं। तो इतनी मतलब ऐसी घटना जिस जिस इंसान ने अपने आंखों के सामने देखी हो, उसका मतलब दिल एकदम से इतना सहम सा जाएगा आदमी की भी कैसी घटना थी ये। और ये सब कौन देख रहा था, उधम सिंह देख रहे थे, जो हमारे क्रांति एक बहुत ही महान क्रांतिकारी होंगे, और इसका बदला लेने के लिए वो देखो यहाँ से सीधा लंदन जाएंगे। लाला लाजपत राय ने ये वर्ष सुधार के लिए नहीं, ये सत्याकांड के लिए याद किया जाएगा। लाजपत राय ने कहा कि जो 13 अप्रैल 1919 का दिन है, यह सुधारों के लिए नहीं, 1919, क्योंकि इसमें मोंटेगी चेम्सफोर्ड भी एक सुधार आया था, जिसमें अंग्रेजों ने बहुत सारे घोषणा जारी की थी, जिससे जो एनी बेसेंट है उसने भी अपना होम रूल आंदोलन क्या कर लिया था, वापस कर लिया था। परंतु लाला लाजपत राय ने कहा कि जो ये वर्ष है, ये सुधारों के लिए नहीं, इस हत्याकांड के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हर एक मतलब छोटा बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर एक आदमी क्या हुआ है इसमें मारा गया है, किसी के साथ भी कोई न्याय नहीं किया गया। वैलेंटाइन्स रोल ने कहा ये काला दिन है, मतलब इसको ब्लैक डे के दिन से किसने कहा, वैलेंटाइन्स रोल ने। दीनबंधु एंड्रूज ने कहा जानबूझकर की गई हत्या, मतलब जो जनरल डायर हैं इन्होंने जानबूझकर क्या की है, ये हत्या की है। अगर मान लो चेतावनी देके वहां से भीड़ को तितर वितर भी किया जा सकता था, भीड़ को इधर उधर, अगर वहां मार्शल लॉ लगा हुआ था और वो जनसभा कर रहे थे तो उनको पुलिस फोर्स लगा के भी हटाया जा सकता था, परंतु इतनी जाने छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने की क्या जरूरत थी। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सर नाइटहुड की उपाधि क्या करती वापस दी, जो सम्राट द्वारा 1916 में क्या उसको प्राप्त हुई थी। सरोजिनी नायडू केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, क्योंकि ये एक ऐसी भारत के इतिहास में ये एक ऐसी घटना थी जो आज मतलब आज तक भी हम अगर पढ़ते हैं और उस घटना को याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है कि वहाँ रहने वाला आदमी जिस टाइम उस जलियांवाला बाग में था, उसकी मन को, उसकी आत्मा को, उसके शरीर को क्या मतलब क्या हुआ होगा, कि उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ होगा, उनको 1 मिनट सोचने तक का नहीं दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कत्ले आम कहकर जनसभाएं की। डॉक्टर अली जिन्ना ने इसे कहा कि कत्लेआम कहकर जनसभाएं की। शंकर नायर गवर्नर की कार्यकारिणी से इस्तीफा, शंकर नायर ने गवर्नर होते थे, उसने अपनी कार्यकारिणी से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। साम्राज्यवादी लोगों ने जनरल डायर की बहादुरी के लिए शाबाशी दी। अब देखो इतना मतलब इतना हत्याकांड, इतने आदमियों को मार देते हैं, और जो साम्राज्यवादी मतलब जो अंग्रेज लोग हैं जनरल डायर को बहादुरी के लिए शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने अपना बहुत अच्छा ड्यूटी की है, आपने अपना अपने देश के लिए या अपने धर्म के लिए या फिर अंग्रेजों के लिए आपने बहुत ही अच्छा बहादुरी का काम किया है।
ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर को सम्मानित किया। देखो अब इंडिया में तो इनकी इतनी आलोचनाएं की जा रही हैं, कोई अपनी उपाधियां वापस कर रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, परंतु ब्रिटेन में इनकी सोच ही ऐसी थी अंग्रेजों की। ये क्या करते हैं, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर को, मतलब इनका इतना बड़ा जैसे अपना राज्यसभा लोकसभा संसद है अपनी, ऐसे इनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इन्होंने ये इतनी हत्याएं की, इतना वो किया, और इनको वहाँ पे क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया, मतलब इसको शेर कहा गया जनरल डायर को, कि आप शेर हो ब्रिटिश साम्राज्य का, आपने इतनी हत्याएं की, इतना मासूमों को मार के, और ये फिर शेर बन गए। एक तलवार दी, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ये इसको मतलब एक बहादुरी के लिए इनको एक तलवार भी दी। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने आर डायर के कार्य को उचित ठहराया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर ने ही यहाँ पे मार्शल लॉ लगाया था, और जनरल डायर ने वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या की थी, गोलियां चलाई थी। इन्होंने कहा कि आर डायर ने कोई गलत काम नहीं किया, इनका काम बिल्कुल ठीक था, इन्होंने अपनी ड्यूटी की है, बाकी इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने डायर के लिए 30,000 पाउंड का चंदा इकट्ठा किया। अब देखो ये यहाँ पे मतलब इनके लिए चंदे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। मॉर्निंग पोस्ट अखबार था वहाँ पे ब्रिटेन में, वहाँ पे इनके लिए चंदा भी इकट्ठा कर दिया। अंग्रेजी सरकार की नीयत सबके सामने आ गई। जब जब ये घटना हुई तो अंग्रेजी सरकार की जो नीयत है वो सबके सामने आ जाती है कि भी ये अंग्रेजों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जो मोंटेगी चेम्सफोर्ड जो ये सुधार लेके आए थे वो सिर्फ नाम का था, उसमें ऐसी कोई वो नहीं थी। तो अब इसके लिए क्या होता है, अब ये हो गया तो बोलते हैं कि भी एक जांच समिति बनाई जाएगी। तो अंग्रेजों ने पहले ही कांग्रेस ने अपनी पहले ही एक जांच समिति बना दी जिसका नाम था तहकीकात कमेटी, तहकीकात कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी। इसको देख के जब इन्होंने अपना सारा डाटा कलेक्ट किया और बताया भाई कितने आदमी मारे गए हैं, कितना क्या हो गया है, तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ये इतना वो कर रहे हैं, चलो फॉर्मेलिटी के लिए हम भी एक समिति बना लेते हैं जिसको बोलते हैं हंटर कमेटी या समिति। ये सरकारी थी, मतलब अंग्रेजों की थी। इसके अध्यक्ष बने थे लॉर्ड हंटर। कौन बने थे, लॉर्ड हंटर, और 8 सदस्य थे जिसमें 3 भारतीय थे और 5 सदस्य क्या थे, अंग्रेज। अब देखो इनकी इनकी संख्या ज़्यादा है अंग्रेजों की, तो वही रिपोर्ट देंगे जो क्या थे, अंग्रेज चाहते हैं। और ये 3 सदस्य भी वो थे जो शकल से भारतीय थे पर दिमाग से क्या थे, अंग्रेज थे। चमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण साहबजादा, सुल्तान अहमद, ये एक हंटर कमेटी के क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं। और लॉर्ड हंटर क्या बनते हैं, इसके अध्यक्ष। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं मदन मोहन मालवीय, प्लस 9 सदस्य, और वो सारे के सारे क्या होते हैं, भारतीय होते हैं। रिपोर्ट जन डायर जिम्मेवार है मृतकों को आर्थिक सहायता दे। अब देखो ये इतना काम करते हैं, ये अपनी रिपोर्ट में क्या देते हैं कि 379 लोग मारे गए, मतलब 379 लोग मारे गए, 1200 घायल हुए, बस इन्होंने इतना ही डाटा दिया। डायर निर्दोष है, पर बल ज्यादा था, मार्शल लॉ जायज था। इन्होंने कहा डायर निर्दोष है, डायर ने कोई गलती नहीं की, बल उसने बस थोड़ा सा फोर्स है जो वो है वो ज्यादा लगा दिया, बाकी मार्शल लॉ था तो इसकी वजह से वो जायज है उसका फोर्स लगाना भी। तो इन्होंने कहा जनरल डायर जिम्मेवार है इस सब का जिम्मेवार कौन है, जनरल डायर, क्योंकि उन्होंने क्या है अंधाधुंध गोलियां चलाई, मृतकों को आर्थिक सहायता दे। जो भी आदमी मरे गए हैं, जो भी मारे गए हैं, उसके परिवारों को क्या मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तो जांच से पहले ही संसद ने क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके दोषियों को माफी का प्रबंध कर दिया। अब ये जांच कमेटी बनी और इसमें ये डिसाइड होता भी डायर ने ये गलती की है, इसके लिए इसको यह सजा दी जाए। तो जो अंग्रेजों की संसद थी उसने क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर दिया और बोल दिया कि भाई दोषियों के माफी का प्रबंध कर दिया। भाई इन्होंने कह दिया कि इन्होंने सिर्फ फोर्स ज़्यादा यूज किया है, परंतु ये निर्दोष है, और सिर्फ इनको क्या किया गया, नौकरी से इनका त्याग पत्र ले लिया गया, बाकी इनकी इनको कुछ नहीं कोई सजा नहीं हुई। जनरल डायर का त्याग पत्र ले लिया गया, ब्रिटेन चला गया। जैसे ही इनका त्याग पत्र लिया इन्हें ब्रिटेन चला गए। ब्रिटेन जाने के बाद इनको इतना सम्मानित किया गया, इनको मतलब एक जो बहादुरी के लिए इनको तलवार दी गई, इनको इतना बड़ा सम्मान दिया गया, तो क्या फ़ायदा हुआ इनका त्याग पत्र लेने का, यहाँ इन्होंने इतनी हत्याएं कर दी। तो
उसने बाद में एक रेंजर फाइटर का आविष्कार किया, किसने? जनरल डायर ने। अब हम बात करेंगे उधम सिंह की। उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रत्यक्षदर्शी थे। प्रत्यक्षदर्शी मतलब उस हत्याकांड को कौन देख रहा था? उधम सिंह। जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें जो मेन जो वहाँ पे पानी पिला रहे थे उधम सिंह के, बाद में जाके एक क्रांतिकारी बनते हैं, बदला लेने का प्रण लिया। इन्होंने उसी टाइम प्रण ले लिया कि मैं इस जनरल डायर को है ना बिल्कुल मतलब इसको मारने का, इसके ऐसे ही मारूंगा, भरी सभा में लोगों के बीच में ही मैं इसको मार के अपना बदला लूंगा। कई देशों से भटकते काम करते 1933 में लंदन पहुंचा। मतलब ये काम करता हुआ भटकता हुआ ऐसे ही तो 1933 में लास्ट में ये कहाँ पहुंच जाता है? लंदन पहुंच जाते हैं। नो एड्रेस स्ट्रीट पर निवास करने लगे। एक मतलब क्योंकि ये गरीब थे, इतने तो थे नहीं कि भैया बहुत ज़्यादा अमीर थे, बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, इतने गरीब भी नहीं थे, परंतु ठीक ठाक सा था। तो ऐसे ही घूमते फिरते भटकते ऐसे यूरोप के देशों में घूमते घूमते लास्ट में कहाँ पहुँच जाते हैं? लंदन पहुँच जाते हैं। वहाँ जाते ही एक रिवॉल्वर लेते हैं और 6 कारतूस खरीदते हैं। 11 मार्च 1940 का दिन आता है। देखो ये मैं पहले की घटना बता रही थी 1919 की। कौन सी? 1919 की। 1919 की मैं आपको लोगों को क्या बता रही थी? 1919 की आप लोगों को क्या बता रही थी? घटना बता रही थी। और अब देखो क्या आ गया है? 1940। 1940 कितने साल हो गए हैं? 21 साल हो गए हैं। तो 21 साल तक एक आदमी वेट करता है किसको मारने के लिए? जनरल डायर को। और उसको मारने के लिए प्लान करता है। मार उसको मौके तो बहुत मिले थे, उधम सिंह को मौके तो बहुत मिले थे जनरल डायर को मारने के, परंतु ये चाहता था कि मैं इसको बड़ी सभा में और सबके सामने मारूं। तो 1940 का वो दिन आखिर में आ ही जाता है। लंदन के रॉयल एशियन सोसाइटी कैक्टसन हॉल में कार्यक्रम होता है और माइकल और डायर भी वहाँ क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और जैसे ही माइकल और डायर वहाँ क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, उधम सिंह ने डायर को गोली मारकर उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। जिसका नाम क्या होता था? राम मोहम्मद सिंह। क्या होता था? राम मोहम्मद सिंह। और जैसे ही उन्होंने डायर को गोली मारी, गोली मारने के बाद वो भाग सकता था, परंतु उधम सिंह ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण किया। उन्होंने मतलब एक लोगों को संदेश दिया कि मैंने अपना जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड थी उसका क्या कर लिया, उसका बदला मैंने आज ले लिया है। और वो क्या कर देते हैं? आत्मसमर्पण करते हैं। उनकी आंखों में ना कोई डर था, ना किसी चीज का भय था। उसको उसके मन में जो उसकी आंखों में था तो सिर्फ सुकून था, जो आज उसकी आत्मा को मिला है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लोगों को आत्माएं थी, उनकी शांति के लिए जो आज उधम सिंह ने 21 साल बाद अपना बदला लिया, आज वो क्या है? उनकी आंखों में दिख रहा था। और उधम सिंह क्या कर लेते हैं? आत्मसमर्पण कर लेते हैं। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को पेंटनविल जेल में क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। इतना क्रांतिकारी, इतना मतलब जुनून, कितने साल बाद जाके ये क्या करते हैं? बदला लेते हैं। और ऐसे महान क्रांतिकारियों का, ऐसे महान जो हमारे देश में हुए हैं क्रांतिकारी, इनको हम क्या करते हैं? नमन करते हैं। तो इसी के साथ ही भाई सभी को नमस्ते, थैंक यू, बाय।